समुद्री किनारों पर हमें बहुत सारे सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस। मगर क्या आपने सोचा है कि समुद्र में हजारों मीटर नीचे किस तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं और वे कैसे दिखते हैं? क्या वे और भी ज्यादा प्यारे हैं या फिर इनसे भी ज्यादा डेंजरस? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो सी क्रिएचर बाहर इतना प्यारा लगता है, गहराइयों में जाकर वही इतना खतरनाक हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, शैलो वाटर में मिलने वाला स्क्विड तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन वहीं समुद्र की गहराइयों में वैम्पायर स्क्विड मिलता है। इन दोनों के नाम में स्क्विड है, लेकिन इनके रंग, रूप और स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक तरफ स्क्विड बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्रिएचर है, वहीं वैम्पायर स्क्विड को देखकर एक अच्छा खासा इंसान बेहोश होकर गिर जाए। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक ही स्पीशीज के होने के बावजूद इनमें इतना बड़ा डिफरेंस है? कैसे एक मासूम सा स्क्विड वैम्पायर स्क्विड बन गया? क्या यह समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ साथ होने वाला एडॉप्शन है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? वेल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये एडॉप्शन का ही असर है। दरअसल डीप सी में खुद को जिंदा रखने के लिए जीव जंतुओं में इस तरह की एडॉप्शन होती है। उन्हें ना चाहते हुए भी खुद को एक खतरनाक रूप देना पड़ता है। मगर ये केवल डरावने ही नहीं होते, बल्कि कुछ बहुत ही अगली और वियर्ड भी होते हैं। पर यह तो हमने केवल स्क्विड की बात की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि कुछ फिश और सी कुकम्बर्स, जो डीप सी में सर्वाइवल के लिए इतने ज्यादा बदल गए हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए उन्हें देखना किसी स्कैरी ड्रीम से भी बदतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सार्कास्टिक फ्रिंज हेड फिश। यह दिखने में बहुत छोटा है, इसकी लंबाई मुश्किल से आधा मीटर होगी, लेकिन जब यह अपना मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी जिंदा इंसान को निगल जाएगी। वहीं अगर बात करें एक और यूनिक सी क्रिएचर की, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन को तोड़कर कुछ बाहर आ गया हो। यह कोई और नहीं बल्कि प्रीडेटरी टूनिकेट है। इन सभी को देखकर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि चलो मान लिया कि डीप सी में रहने के लिए इन जीव जंतुओं को खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में ढलना पड़ता है, एडॉप्शन करना पड़ता है, और यह उनकी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। लेकिन क्या खुद को स्कैरी दिखाना भी उनकी मजबूरी है, या फिर यह अडॉप्शन भी डीप सी के साथ जुड़ा हुआ है? हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि डीप सी का एनवायरनमेंट लैंड की तरह नहीं है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पृथ्वी पर भी तो हर जगह ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें हर कोई आसानी से रह सके। एग्जाम्पल के लिए आप सहारा डेजर्ट को ही ले लीजिए, जहाँ टेम्परेचर धरती के किसी भी इलाके से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उन्होंने खुद को इस एनवायरनमेंट में ढाल लिया है। बिल्कुल ऐसे ही एंटार्क्टिका, जहाँ गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है, वहाँ भी हमें पेंगुइन्स और सील्स जैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी के अनुसार एडॉप्शन किया हुआ है, लेकिन ये तो हमें स्कैरी या फिर डरावने नहीं लगते। तो आखिर डीप सी क्रिएचर्स इतने हार्ड और इतने डेंजरस क्यों होते हैं? क्या इसमें सिर्फ उनके हर्श एनवायरनमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है या फिर कुछ और भी वजह है? यही कारण है कि आए दिन सवाल उठते रहते हैं कि आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या है जो इन जीव जंतुओं को डरावना बना देता है? वेल, इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमारे रिसर्चर्स एक या दो नहीं बल्कि कई बार गहरे समुद्र की रिसर्च कर चुके हैं, और इस दौरान उन्हें एक और अजीबोगरीब चीज देखने को मिली जो समुद्र में हजारों मीटर की गहराई पर मौजूद थी। यह देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बिना सिर का मुर्गा पानी में तैर रहा हो, या भले ही हेडलेस चिकन जैसा दिखता हो, लेकिन इस वियर्ड और स्कैरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। दरअसल ये घटना 2018 की है, जब ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स एंटार्क्टिका की डीप सी में शोध कर रहे थे। वे अपनी कैमरे के जरिए फिशिंग स्पॉट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक रेड कलर का जीव उनके सामने आ गया जो देखने में हेडलेस चिकन जैसा लग रहा था। अब देखिए, एंटार्क्टिका सी में हेडलेस चिकन जैसी किसी चीज का मिलना एक बहुत ही यूनिक घटना थी, जिसे देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्रिएचर आखिर है क्या। जब इसे नजदीक से ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि इस क्रिएचर में केवल एक ही ओपनिंग है, जिसके जरिए यह सांस भी लेता है, खाना भी खाता है और अपने पचे हुए खाने को बाहर भी निकालता है। हैरानी की बात तो यह थी कि इस ओपनिंग एरिया में छोटी छोटी मछलियां भी मौजूद थीं, जो इसके बचे हुए खाने को फिनिश कर रही थीं और इस एरिया को नीट एंड क्लीन रखने में मदद कर रही थीं। एक छोटे से क्रिएचर के बारे में इतने सारे अनयूजुअल फैक्ट्स जानकर रिसर्च टीम शॉक रह गई, क्योंकि इस तरह का कोई जीव उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। वे बार बार उसकी इमेज को जूम करके देख रहे थे। तभी एक रिसर्चर बोलता है, अरे ये तो सी कुकुम्बर है। जी हाँ, वही सी कुकुम्बर जो बीच के किनारे पर कभी कभी देखने को मिल जाता है, मगर यह डीप सी में मिलने वाले सी कुकुम्बर से बहुत ही अलग था। तो फिर उन रिसर्चर्स ने इसे सी कुकुम्बर कैसे कहा?
दरअसल इसके पीछे कई वजह थी। अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि समुद्र में मिलने वाली सॉफ्ट स्किन और जेलेटिनस बॉडी केवल एक ही स्पीशीज में पाई जाती है और वह है सी कुकुम्बर। तो आखिर इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? इसका पता लगाने के लिए इस पर लेबोरेटरी में डीप रिसर्च की गई। तब पता चला कि यह रेड कलर का सी कुकुम्बर समुद्र में 8,850 मीटर की गहराई में पाया जाता है। इतनी गहराई में सर्वाइवल करने के लिए इसने खुद को इस तरह एडॉप्ट कर लिया है कि यह अपनी ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म से मेल नहीं खाता। अब इस रेड सी कुकुम्बर की सच्चाई से तो पर्दा हट गया था, लेकिन जब डीप सी ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च चल रही थी तो रिसर्चर्स ग्रुप के सामने एक और ऐसी क्रिएचर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जी हाँ, दरअसल उन्हें एक क्रैब मिला जिसकी एक लेग एवरेज इंसान की हाइट के बराबर थी। यह इतने बड़े थे कि एक छोटे बच्चे को आसानी से निगल सकते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें क्रैब जिला नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स इन डीप सी क्रिएचर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्हें यह रिसर्च करने में बहुत मजा आ रहा था। शायद इसलिए पहले रेड सी कुकुम्बर, फिर क्रैब जिला और अब वह तीसरे एक ऐसे वियर्ड ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले थे जिसकी उत्पत्ति ने तो उन्हें हैरान ही कर दिया। यह एक तेज नुकीले दांतों वाला जानवर था। इसका मुंह देखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन जब यह अपना जॉ खोलता था तो ऐसा लगता था कि यह इंसानों को जिंदा ही निगल जाएगा। लेकिन अब कुदरत का करिश्मा देखिए, इस टेरिफाइंग और डेंजरस क्रिएचर्स का बर्थ एक ईल से हुआ था। अब सोचिए, कहां एक छोटी सी ईल और कहां यह खूंखार क्रिएचर। लेकिन यह मेजर डिफरेंस भी तो डीप सी में रहने के कारण ही आया था। अगर यह नॉर्मल ईल किसी शैलो वाटर में रहती तो शायद यह उतनी ही नॉर्मल होती जितनी दूसरी ईल्स होती हैं। मगर गहरे समुद्र में रहकर सर्वाइवल करना इसकी मजबूरी थी, इसलिए इसने खुद को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया। चलो मान लेते हैं कि गहरे पानी में रहने के कारण यह सभी जीव इवोल्यूशन के जरिए खुद में ऐसी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं जो उन्हें हजारों मीटर गहराई में जिंदा रखती है। लेकिन इस इवोल्यूशन में आखिर कितना समय लगता है और यह इवोल्यूशन आखिर कैसे होता है? इस पर MIT रिसर्चर सुसैन लिंडक्विस्ट ने रिसर्च शुरू की। इस स्टडी के लिए उन्होंने मैक्सिकन टेट्रा फिश को चुना, क्योंकि ये ऐसी मछलियां थीं जो पहले शैलो वाटर में रहती थीं, लेकिन अब ये डीप वाटर में भी रहने लगी हैं। इन्होंने अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी में इवोल्यूशन के जरिए बहुत सारे बदलाव किए हैं। इनफैक्ट जब ये शैलो वाटर से डीप वाटर में गईं, तो इनकी आंखें ही गायब हो गईं। इसलिए यह बेस्ट एग्जांपल थी डीप सी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन पर रिसर्च करने के लिए। पहले तो सोशियन को लगा कि इस एडॉप्शन के पीछे HSP90 प्रोटीन जिम्मेदार है जो जीन्स में म्यूटेशन लाता है। वे इस इफेक्ट को वेरीफाई करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शैलो वाटर में रहने वाली इन मैक्सिकन टेट्रा फिश की आंखों में कुछ केमिकल इंजेक्ट किया और उनके HSP90 प्रोटीन को वॉलंटरी मैनिपुलेट किया। इसका नतीजा यह हुआ कि मछलियों की नई जनरेशन में कुछ की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन कुछ की आंखें डीप सी फिश की तरह गायब हो गईं। यानी कि इन मछलियों की नई जनरेशन में आंखों के साइज में 83% का डिफरेंस आया। इससे यह प्रूफ हो गया कि जो मैक्सिकन टेट्रा डीप सी में रहने चले गए थे उनके HSP90 प्रोटीन में बदलाव आ गए थे। अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके कुछ पॉसिबल रीजन माने गए। डीप सी में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए किसी भी मछली के लिए देखना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इन मछलियों ने आंखों का इस्तेमाल कम कर दिया, जिससे नेचुरल सिलेक्शन के कारण इनकी आंखें पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी होती गईं और फिर पूरी तरह गायब हो गईं। अब सवाल आता है कि मैक्सिकन टेट्रा फिश में ही आंखें क्यों गायब हो गईं, जबकि डीप सी में बाकी मछलियों की आंखें अभी भी मौजूद हैं? इसका जवाब फिर से HSP90 प्रोटीन में छिपा था। दरअसल HSP90 प्रोटीन केवल आंखों से जुड़े जीन्स में ही म्यूटेशन नहीं करता, यह अलग अलग जीवों में अलग अलग जीन्स को म्यूटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मछलियों ने शिकारी से बचने के लिए अपनी बॉडी कलर को ब्लैक या रेड में बदल लिया, क्योंकि डीप सी में रेड कलर गायब हो जाता है। कुछ मछलियों की आंखें बची रहीं, लेकिन उन्होंने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया। अब सवाल यह आता है कि क्या डीप सी क्रिएचर्स के डरावने और अजीबोगरीब दिखने के पीछे सिर्फ HSP90 प्रोटीन जिम्मेदार है? इस पर सोशियन ने फिर से डीप रिसर्च की और रिजल्ट यह आया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले क्रिएचर्स का डरावना या अजीबोगरीब दिखना HSP90 प्रोटीन से जुड़ा नहीं है। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिसर्चर एबी चैपमैन ने रिसर्च की और बताया कि डीप सी में ऑर्गेनिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उन्हें गहरे समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर को टॉलरेट करने की पावर देता है। इसे पीजोलाइट कहा जाता है। यही पीजोलाइट इन जीवों को गहरे समुद्र के दबाव से बचाता है, लेकिन इसी के कारण इनकी सेल्स और फिजिकल अपीयरेंस भी अलग दिखने लगती है। अब सवाल यह आता है कि हमें डीप सी ऑर्गेनिज्म डरावने क्यों लगते हैं? दरअसल जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो वह हमें अजीब लगती है, बेशक वे डेंजरस ना भी हों, लेकिन क्योंकि हम उन्हें देखने के लिए हैबिचुएटेड नहीं है, इसलिए वे हमें स्कैरी लगते हैं। उनका एनवायरनमेंट भी हमारे लिए अननोन है, इसलिए हमें वे अजीब और खौफनाक लगते हैं।
अब सोचिए, अगर क्रैबज़िला और रेड सी कुकम्बर हमें हर दिन समुद्र किनारे पर देखने को मिले तो क्या हमें उनसे डर लगेगा? वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।